राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर और आज आपसे फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। जी हाँ, आपका स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट तीसरा। अर्थात इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, तैयार किए हैं, जिनमें हमने पहले प्रैक्टिस सेट में 75 प्रश्नों को हल किया था और दूसरे प्रैक्टिस सेट में हमने 50 प्रश्नों को हल किया था। तो इसमें भी हम 50 से लगभग कुछ प्रश्न अधिक ही हल करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देर के आप लोग सीधे से जुड़ जाएं और अपने अपने कॉपी पेन ले लें, सभी साथी तैयार हो जाएं और अपने अंत में बताएंगे कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। जैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का संकलन है यहाँ पर, तो आपके लिए ये बेहद खास होने वाला है। चलिए, और एक आपके लिए हम आपको सूचना दे दें, एक बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी लाने वाले हैं। बहुत हो सकता है वो कल मिले आपको, ठीक है, वो कल मिलेगी। लेकिन चलिए, आज तो हम इस पर बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 पर, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट बिहार की जो परीक्षाएं आजकल चल रही हैं, इन परीक्षाओं के लिए खास है। टीजीटी पीजीटी के लिए खास है, यूजीसी नेट के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज शुरुआत करते हैं। हमने ये जो प्रवक्ता नाम से प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने हल किया था, ये तो इसमें 50 प्रश्न हल कर लिए थे, ठीक है। आपको दिखा दें कौन सा 50वां प्रश्न था, आप नोट किए होंगे। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो ये हमने उस दिन समय के अभाव में 50 ही रखे थे, तो 50 तक हो गए थे। तीसरी सत्ता ये हो गया था आज समाचार पत्र, ठीक है, तीसरी सत्ता। अब इसके बाद 51वां प्रश्न आज हल करेंगे। चलिए, स्क्रीन पर आपको 51वां प्रश्न दिख रहा है। नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं, ठीक है। बार बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक में अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी है? नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? बताइए। 7, 10, 5, 3। नाटक में अर्थ प्रकृतियां बहुत पूछा जाता है, A, B, C या D। तो नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियां मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 5 अर्थ प्रकृतियां। कौन कौन सी हैं? बीज, बिंदु, पताका, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ठीक है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अर्थ प्रकृतियां नाटक में बताई गई हैं कि नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं, बस सीधे सीधे याद कर लेना है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य, ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है, ये हम अर्थ प्रकृतियों पर बात कर रहे हैं। नाटक में संधि कितनी है? ठीक है, नाटक में संधियां कितनी हैं? नाटक में संधियां, ठीक है। तो नाटक में संधियां कितनी हैं? नाटक में 5 संधियां मानी जाती हैं। जैसे आपका ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, इसी प्रकार से नाटक में संधियां भी कितनी हैं? 5। अब ये 5 संधियां कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपको तैयार होना चाहिए। 5 संधियां, 5 संधियां बताओ, कमेंट करो। मुख, प्रतिमुख, ठीक है। देखो, एक याद कर लेंगे हम, मुख और प्रत्य लगा देंगे। प्रत्य का मतलब होता है उल्टा, तो मुख हो गई और मुख के साथ दूसरी कौन सी याद हो जाएगी? प्रतिमुख। मुख के बाद कौन सी याद हो जाएगी? प्रतिमुख, ठीक है। तीसरी गर्भ, ठीक। चौथी विमर्श,
और पांचवी निर्वहण। ठीक है, ये लो, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण। ये 5 नाटक में पाई जाने वाली 5 संधियां हैं। जो हम व्याकरण में संधियां पढ़ते हैं वो नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्याकरण वाली संधियां नहीं हैं, नाटक वाली संधियां हैं। ठीक है, नाटक वाली संधियां हैं, व्याकरण वाली ये संधियां नहीं हैं। इस बात को आप स्पेशली याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, एक बात और याद रखेंगे, स्पेस तो कम है। ठीक है, नाटक में कार्यावस्था कितनी है? ठीक है, यही लिख दें, कार्यावस्था। कार्यावस्था, नाटक में कार्यावस्था कितनी है बताइए? तो नाटक में कार्यावस्था भी 5 हैं। ठीक है, अब ये देखो, नाटक में अर्थ प्रकृतियां, ये देखो 5। नाटक में कार्यावस्थाएं 5, नाटक में संधियां 5। कोई दूसरी संख्या याद ही नहीं करनी है दूसरी संख्या याद ही नहीं करनी है। ये तीनों में से एक प्रश्न आता है, पीजीटी, टीजीटी और नेट में भी आया है हर बार। ठीक है, चलो, तो ये 5 कार्यावस्थाएं कौन कौन सी हैं बताइए? सबसे पहले कार्य का क्या करते हैं? प्रारंभ। क्या करते हैं? प्रारंभ। कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो कार्य की अवस्थाएं हैं, कार्य धन अवस्था। तो कार्य सबसे पहले क्या, कौन सा कार्य में क्या होता है? प्रारंभ। जब प्रारंभ करते हैं फिर क्या, दूसरा क्या होगा? प्रयत्न। ठीक है, फिर प्रयत्न करेंगे। ठीक, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? प्राप्त्याशा। प्रत्याशा या प्राप्त्याशा। ठीक है, प्रत्याशा या प्राप्त्याशा। ठीक है, तीसरा प और इसमें आएगा, प और आएगा। ठीक, और फिर चौथा नियताप्ते। ठीक, फिर फलागम, फल लास्ट में, फल का आगम। ठीक है, विस्तार से तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, चलो, चलिए भैया, यहाँ पर एक मात्रा एक्स्ट्रा लग गई है, इसे आप सुधार देना। नियताप्ते। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आज की क्लास का, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये बहुत शानदार जानकारी भी है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए, तो ये पहला प्रश्न बहुत बढ़िया, 51वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। चलो अब देखते हैं 52वां प्रश्न क्या कह रहा है। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? क्या था कि जो संपादक हुआ करते थे और संपादकों के पास यदि रचनाएं कम आती थी लेखकों की या कवियों की, तो कभी कभी पर्याप्त मात्रा में रचनाएं नहीं आती थी, तो संपादक अपना नाम बदलकर ही अपनी रचनाएं प्रकाशित करा देते थे। तो उनमें से मतवाला में एक स्तंभ लिखा जाता था चाबुक, तो उस चाबुक में निराला जी अपनी ही रचनाएं प्रकाशित कराते थे। किस नाम से? गजराज गर्जन सिंह वर्मा, सूर्यकांत, निराला या रमता जोगी, किस नाम से बताइए? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए, बी, सी या डी, किस नाम से लिखते थे बताइए? ए, बी, सी या डी? तो निराला जी गर्जन सिंह वर्मा इस नाम से अपनी रचनाएं प्रकाशित कराते थे। ठीक है, चलिए, ए विकल्प सही है इसमें। 52वां, 53वां देखो, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था?
इलाहाबाद, वाराणसी, वर्धा, उज्जैन। तो कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। चलिए भाई अगला देखते हैं अब 54वां प्रश्न। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। ये रचना बार बार पूछी जाती है। नाभादास और नाभादास के गुरु कौन थे? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या अग्रदास? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। तो ये नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, अग्रदास थे। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई 54वां हो गया। अब देखो 55वां। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? और इसमें विकल्प लिखना भूल गए भैया जी, तो आपको ऐसे ही बताओ बिना विकल्प के। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। बताओ, बहुत शानदार कथन है। 55वां कथन बहुत शानदार है। 55वां प्रश्न है, बताइए, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। ये कथन किसका है? बताइए, ये कथन किसका है? लिखने को यहाँ पर प्रश्न के जो विकल्प थे उत्तर के लिए वो भूल गए भैया जी, तो अब आपको ऐसे ही उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर बताओ, सीधे सीधे उत्तर बताओ। राजेंद्र यादव या दूधनाथ सिंह? राजेंद्र यादव या दूधनाथ सिंह? या बता दीजिए भैया, नामवर सिंह? बताओ, नामवर सिंह या अशोक वाजपेयी? अब बताओ। चलो, अब तो विकल्प भी आ गए आपके सामने। चलो बताइए, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। तो इसे हम सिर्फ नई कहानी किससे जुड़ी हुई है? राजेंद्र यादव। ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा। चलो 55वां हो गया। अब चलते हैं 56वां। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? बताओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा, इसमें किस उपनिषद का सर्वाधिक स्थानों पर प्रयोग हुआ है? बताइए। बहुत बढ़िया है, अनामदास का पोथा परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किस उपनिषद की चर्चा हुई है? केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बी विकल्प सही है इसमें। क्या? छांदोग्य उपनिषद वाला। चलो अगला देखो। भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। श्रृंगार भूल कर कहते हैं, नवरस के 9 रस हैं। सुकवि अच्छे कवि, सकल मूल श्रृंगार, श्रृंगार सभी का मूल है। यह उक्ति किस आचार्य की है? देव, चिंतामणि, सोमनाथ, कुलपति मिश्र? बताओ। 57वां किसकी है? देव, चिंतामणि, त्रिपाठी, सोमनाथ या कुलपति मिश्र? तो ये कथन देव का है। ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा। 57वां। 58वां देख लीजिए। स्र एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? स और र, श और र, श, र, श और अ। बताओ, किन्हीं दो को सम्मिलित किया गया है? तो देखो, श के साथ र और अ ये मिले तो बना श। ठीक है, त के साथ र और अ मिला तो बना त्र। ज के साथ ञ और अ मिला तो बना ज्ञ। ठीक, और क के साथ श मिला और बना अ मिला तो बना श। ठीक, और प के साथ र मिला तो बना प्र। द के साथ य मिला तो बना दय। ठीक है, ये वाले आपको सारे याद रखने हैं।
ये वाले आपको सारे याद रखने संयुक्त व्यंजन। ठीक, चलिए अगला देखो 58 हो गया। 59वां देख लीजिए। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन शुद्ध है? तो कौन शुद्ध है? कवयित्री, कवित्री, कवित्री, कवयित्री। ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये शुद्ध है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि पुल्लिंग होता है। और कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। क्या होगा? कवयित्री। ठीक है। और विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। क्या होगा? विदुषी। ठीक है। और ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका। बोर्ड ने एक बार ये प्रश्न पूछा था और ऋषि का उत्तर सही माना था। ठीक है, चलिए 59वां हो गया। अब देखो 60वां। शंबुक वध के रचनाकार। बहुत बढ़िया रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है। बताइए, शंबुक वध के रचनाकार धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे? ए, बी, सी या डी? तो शंबुक वध के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र गुप्त, जगदीश गुप्त हैं। ठीक है। अगला है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लुत? तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ठीक है, मात्रा कहलाता है। एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व, दो मात्राओं का समय लगता है दीर्घ, तीन या अधिक मात्राओं का समय लगता है तो प्लुत। ठीक है। और अनुस्वार ये होता है, ठीक, ऊपर जो बिंदु ये अनुस्वार। ठीक है। और विसर्ग क्या होता है? ये होता है। ये दोनों क्या है? अयोगवाह। ठीक है। 61वां प्रश्न। चलिए अब देखते हैं 62वां। जवन जमुन जल तुम। जमुन जल तुम। जमुन जल तुम बहुत महत्वपूर्ण रचना। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। 62वां प्रश्न। बताओ, बताइए ए, बी, सी या डी? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन। आवाज़ सही आ रही है? माइक पास लगाना पड़ा है, स्पेस नहीं था कहीं। तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, धूमिल नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन भी नहीं है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। डी विकल्प सही हो जाएगा। चलो 63वां देखो। कल्पांत में कौन सी संधि है? तो कल्पांत में संधि आपको बतानी है। कौन सी संधि है? कल्पांत, कल्प धन अंत। क्या हो जाएगा? कल्प धन अंत अर्थात कल्पांत। यड़ गुड़ नहीं, नहीं, दीर्घ हाँ। सी विकल्प सही हो जाएगा। कल्पांत में कौन सी संधि है? सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब देखो, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। उपरोक्त पंक्तियों में रचनाकार कौन है? वो अलंकार कौन है? उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है रूपक, पूर्ण उपमा, दृष्टांत या उपमा? बताओ कौन सा है? तो रूपक, पूर्ण उपमा, दृष्टांत या उपमा? तो मोम सा तन, अब मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। ठीक है क्या? सा आ रहा है, तुलना हो रही है। मोम सा तन घुल चुका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें? कौन सा हो जाएगा? पूर्वोपमा है। ठीक है, उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। चलिए अगला 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 कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक बताइए। बहुत पूछी जाती है। कोठरी की बात किसी को पता चलती है? नहीं। तो जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अजेय। अर्थात कोठरी में बात। कोठरी की बात किनकी रचना है?
अज्जे की। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। ठीक है, 65 का ए। चलो अगला देखो 66। पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया, गिरमिटिया का मतलब बंधुआ मजदूर। गिरमिटिया का अर्थ क्या होता है? बंधुआ मजदूर। गांधी जी के जीवन पर आधारित है। विनोद कुमार शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, अनामिका, गिरिराज किशोर। किसका है? इनका तो नहीं है, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है। गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया। डी विकल्प सही है। 66 का कौन सा सही हो गया? डी विकल्प सही हो गया, गिरिराज किशोर। चलो मच्छर भैया हट जाओ, पढ़ा लेने दिया करो, पढ़ाते समय मत आया करो। चलो भाई अगला देखो 66 हो गया। 67। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है बताइए? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? आपको पता है, सबको पता है। आत्मकथा नहीं, रिपोर्टाज नहीं, संस्मरण नहीं, जीवनी है। डी विकल्प। ठीक है, प्रेमचंद की जीवनी है। अगला देखो काव्य मीमांसा के लेखक रुद्रट, भामह, राजशेखर, दंडी। तो बताओ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक ए, बी, सी या डी बताइए। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा, ठीक है। चलो सी विकल्प सही है। अरे भैया निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? हिंदी में मुक्त काव्य कौन से छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? निराला के अनुसार रोला, दोहा, चौपाई, कवित्त। रोला, दोहा, चौपाई या कवित्त? तो कवित्त की बुनियाद पर सही सफल हो सकता है मुक्त छंद। चलो भाई अब देखो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखो प्रिंटिंग, गलत लिखा है, सब गलत लिखे हैं। अध्यात्म ठीक है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो हम इसे ऐसे कर लें फिर। शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो डी विकल्प सही हो जाएगा, अध्यात्म। ठीक है। ज्योत्सना कैसे शुद्ध होता है? ऐसे, ज्योत्सना। ठीक है। श्रृंगार कैसे शुद्ध होगा? ऐसे, श्रृंगार। उज्ज्वल कैसे शुद्ध होगा? ऐसे, उज्ज्वल। ठीक है। चलो 70 हो गए। अब चलते हैं 71। अधोलिखित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? बताओ। दत्तचित्त, पराधीन, सुसंग, मुनिवर। पर के अधीन। सी विकल्प सही है। ठीक है। 71 का कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा, पराधीन। मुनिवर, मुनि में श्रेष्ठ। वैसे तो मुनिवर में भी हो जाएगा, विग्रह से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? भयानक, बीभत्स, अद्भुत या वीर? तो बीभत्स रस का जो स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। ठीक है। बीभत्स, बी आएगा, बीभत्स। चलो 62 हो गया, 72 हो गया, 73। देखो कारण के बिना कार्य होने का वर्णन हो वह कौन सा अलंकार होता है? मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट का भी मोस्ट। ठीक है। कारण के बिना कार्य होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगत, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक। तो बताओ कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? बहुत आता है, बहुत आया है, बहुत आता है, बहुत भरमार है। कौन सा होता है? विभावना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधना। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पूछा गया है।
अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? बताओ। पुर्तगाली, अरबी, फारसी, फ्रेंच। अचार कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली से आया है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। चलो आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धरती, पेड़, पुस्तक, आग। बताओ। धरती, पेड़, पुस्तक, आग। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसने पेड़ माना है। ठीक है, क्या माना है इसमें से? पेड़। तो वैसे तो ये तद्भव दिए हैं साथ में। अगला देख लो। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक। मछली घर नामक काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण के संपादक दूधनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। बताइए। 76वां प्रश्न, कौन सा उत्तर सही होगा 76 का? ABCD। बताओ कौन सा सही होगा? दूधनाथ सिंह नहीं, विजयदेव नारायण शाही हाँ। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। चलो अगला देखो। 77वां, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? सही नहीं है। कौन सा आलोचना ग्रंथ है जिसके लेखक का नाम सही नहीं है? रस मीमांसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा, रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा, उदय बड़ाम सिंह, निराला की साहित्य साधना भाग 1, 2, 3, रामविलास शर्मा। बताओ कौन सा आलोचना ग्रंथ लेखक सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? बताओ। ABC या D? रस मीमांसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए। रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, ये तो सही है। निराला की साहित्य साधना, तुलसी मीमांसा, काव्य मीमांसा, ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। रस मीमांसा किन का है? शुक्ल जी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अगला चलो 77वां हो गया। 78वां देखिए। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। वाह भाई वाह, इतनी शानदार बात। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। बहुत शानदार। ABCD। धूमिल किसका कथन है ये? धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर या भवानी प्रसाद मिश्र। ABCD बताइए, शीघ्रता से बताओ किसका कथन है ये? ABCD। 78 बताओ किसका सही है? ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र का है ये। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। चलो 79। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये है। बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था है। 11 वर्ष का समय, ये नहीं है। किनकी है? शुक्ल जी की है। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 11 वर्ष का समय। सिंधी भाषा, पैसाची। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? पैसाची, सौरसेनी, ब्राचड़, मागधी। बताओ। सिंधी भाषा बताइए। पैसाची, सौरसेनी, ब्राचड़ या मागधी। बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो मागधी से बिहारी, याद रखेंगे, बिहारी। ठीक, हिंदी। अर्धमागधी से अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। ठीक। सौरसेनी से, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, और राजस्थानी भी। ठीक है, पहाड़ी भी। ठीक है, पहाड़ी खस अपभ्रंश से भी प्रभावित है, खस।
ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, इसमें सी विकल्प सही है। ये आपको याद रखने ही रखने हैं ये वाले, ठीक है। और टक से पंजाबी। चलिए मराठी आगे। पुरानी हिंदी लेखक, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास। तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। 81, 82। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा है? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता, मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता, बहुत बढ़िया। मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद, कुतुबुन। बताओ सूफी मुक्तक काव्य का सर्वप्रथम रचयिता कौन सा है इनमें से? बताइए, ए, बी या सी या डी? सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा है? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, ठीक है। कौन सा है? बी विकल्प सही होगा, अमीर खुसरो। 82 हो गया। 83 देख लो। नेहि महाव्रज भाषा प्रवीण व सुंदर तान के वेद पुंजान। ठीक है, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदाजो घन जी के कवित्व बखान है, ठीक है। घनानंद जी के कवित्वों को की प्रशस्ति, कवि की प्रशस्ति किसके संबंध में लिखा गया? लिखा गया उक्त सवैया किसका है? घनानंद की प्रशस्ति की है ब्रजनाथ के द्वारा, घनानंद के द्वारा ठाकुर बोधा। तो ये ब्रजनाथ ने लिखे हैं। ब्रजनाथ ने घनानंद के संबंध में, उनकी प्रशस्ति के संबंध में सवैया लिखे हैं, ठीक है। चलो, 2 सवैया ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वैसे। अगला 84वां। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके लेखक बताओ। इंद्रावती नोट कर लेना, इंद्रावती बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रावती नूर मोहम्मद, ठीक है। इंद्रावती के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद हैं। 84 हो गया। 85वां देखो। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट, कितने पाकिस्तान? तो चौखट नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? चौखट, चौखट नहीं है। चलो 85 हो गया। अब 86वां देख लो। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है? भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आदमी। तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तो मात्रा वाला इसमें क्या है? ये है कम ज्यादा, ये मात्राओं का बोध करा रहा है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। परिमाण बोधक मात्रा, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बताओ। 87वां। जल, सलिल, अनिल, अमी, जीवनक। तो सलिल जल का पर्यायवाची है, ठीक है। ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखो। शाखा मृग, शाखा मृग बहुत आता है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। शाखा मृग का पर्यायवाची बताओ। हिरण, बानर, तोता, बंदर। शाखाओं पर मृग की तरह जो दौड़ते हैं वो कौन है? बानर, ठीक है। बानर शाखाओं पर, पेड़ की शाखाओं पर मृग की तरह दौड़ लगा लेते हैं, इसलिए शाखा मृग। वाजी, वाज, ठीक है, शब्द का पर्यायवाची है। अश्व, बेसर, श्रृगाल, किंकर। क्या है? अश्व है, ठीक है। घोड़ा, वाजी माने घोड़ा। चलो 89 हो गया। अब देख लो 90 इसमें नहीं है। हम आपको ये करीब 39 प्रश्न हो गए। हम आपको कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न हम आपको लिख रहे हैं, इसमें आगे जोड़ रहे हैं संख्या पर। चलो हमने लिख दिया है 90वां प्रश्न, 91, 92, 93, 94। इन प्रश्नों में आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपकी परीक्षा है, लिखित परीक्षा है। ये प्रश्न आपको लिखित परीक्षा के रूप में दिए गए हैं। नील कुसुम, लील लिख गया है, कोई बात नहीं, यहाँ हम क्या कर लेंगे? नील कुसुम। क्या कर लेंगे इसे? नील कुसुम। चलो, नील कुसुम के रचनाकार कौन है? तिलस्माती सुंदरी के रचनाकार कौन है? दूध बतासा के रचनाकार कौन है? बिखरे मोती के रचनाकार कौन है?
और मंगल घट के रचनाकार कौन है? बताओ। पहला इनमें से 90 का बताइए बताइए। नील कुसुम किनकी रचना है? तो नील कुसुम रचना है दिनकर की। किसकी है? दिनकर की। ठीक है। अगला तिलस्माती सुंदरी। तिलस्माती सुंदरी किसकी है? इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा बेटा, समझ लो। तिलस्माती सुंदरी रचना किनकी है? तो बताओ, बिना ऑप्शन के बतानी है। श्रीधर पाठक। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। दूध बतासा बहुत महत्वपूर्ण रचना, ये तो बता दोगे आप, बता दीजिए। ये तो सरल है, दूध बतासा। ठीक है, तो दूध बतासा किनकी है? सोहनलाल द्विवेदी की। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी की है दूध बतासा बच्चा खाए। कीचड़ कीचड़ हमारे यहाँ कही जाता कहावत बच्चों को, कीचड़ कीचड़ कौआ खाए, दूध बतासा लौआ खाए। ठीक है। बिखरे मोती बताओ। बिखरे मोती बहुत बढ़िया रचना है। बिखरे मोती किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और मंगल घट किसकी है? गुप्त जी। मंगल घट किसकी है? गुप्त जी की। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 94 प्रश्न। कहाँ से शुरू किया था? 51 से। चलिए अब 95वां प्रश्न, 96, 97, 98, 99, 100 और 101। ठीक है, अब इन प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए। ये है रचनाएं और आपको बताना है रचनाकार। लिखित परीक्षा है आपकी। ठीक है, 50 प्रश्न हमने बोले थे आपको स्क्रीन पर शुरुआत में, 50 से अधिक प्रश्न, तो अब इसके सहित 51 प्रश्न हो जाएंगे। स्वर्गीय वीणा किसकी रचना है? स्वर्गीय वीणा किसकी रचना है बताइए। बहुत बढ़िया, स्वर्गीय वीणा। तो स्वर्गीय वीणा की रचनाकार श्रीधर पाठक। ठीक, चलो अब बताओ शिल्पी। शिल्पी किनकी रचना है? शिल्पी किसने लिखी है? तो श्री शिल्पी पंत जी ने। वासव दत्ता किसने लिखी है? वासव दत्ता। ठीक है, ये संस्कृत वाली नहीं है। ये कौन सी है? वासव दत्ता हिंदी में लिखी गई वासव दत्ता। ठीक है, ये काय में? हिंदी में। तो वासव दत्ता किसने लिखी है बताओ? सोहनलाल द्विवेदी ने। किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी। अगला है बनाष्टक। बताइए, बनाष्टक तो आपको पता होना चाहिए। बनाष्टक श्रीधर पाठक। बनाष्टक के लेखक कौन है? बनाष्टक श्रीधर पाठक। अगला मनोविनोद, ये भी बताइए। मनोविनोद तो ये भी श्रीधर पाठक की है, मनोविनोद। अब प्राणार्पण बताओ। प्राणार्पण, प्राणार्पण बताओ तब जाने भाई ये किनकी रचना है? प्राणार्पण। बहुत बढ़िया। प्राण अर्पण बताओ किसकी है? ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ठीक है, अरे भाई बालकृष्ण पर प्राण अर्पण करने हैं, कोई भी प्राण न्यौछावर कर देगा कान्हा जी पे। और आत्मदीक्षा, आत्मदीक्षा ये किसकी है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना आत्मदीक्षा। तो ये प्रश्न हो गए आपके 51। 51 प्रश्न हो गए। ये प्रश्न आपको आपके कितने सही हुए? ठीक है, 39 में कितने सही हुए? और ये 12 ये हो गए। ठीक है, इस 12 में कितने सही हुए? ठीक है, कमेंट करके बताइए और मिलते हैं फिर से। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको सफलता मिले, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपका भला करे। मिलते हैं। राधे कृष्ण।